गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक टॉपिक लेने जा रहे हैं। इसका पहला पार्ट मैंने 2 दिन पहले ही यूट्यूब पे शेयर किया था। टॉपिक का नाम है लिंकेज। उस दिन लिंकेज कंसेप्ट क्या है और वैज्ञानिक जो बैटसन और पुनेट थे उन्होंने कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस के माध्यम से लिंकेज वर्ड को और लिंकेज के आधार को समझाने का प्रयास किया था। उस दिन जैसे मैंने बताया था कि लिंकेज का जो क्रेडिट है वो मॉर्गन को जाता है। कपलिंग और रिपल्सन हाइपोथेसिस के अंदर हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था लेथाइरस जंगली मटर पर, और टेस्ट क्रॉस में हम लोगों को जो रेशियो प्राप्त हुआ था कपलिंग के अंदर 7:1:1:7 और रिपल्सन के अंदर 1:7:7:1, और उस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया था कि संलग्नता है वो मटर के अंदर, स्वीट पी के अंदर या लेथाइरस के अंदर ज़्यादा दिखाई देती है, जबकि जो रिकॉम्बिनेशन है या जो नई संतति है उसका प्रतिशत है हम लोगों को कम प्राप्त हुआ था। उसी सिद्धांत को आगे मॉर्गन ने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, और उसने अपना जो प्रयोग था वो ड्रोसोफिला, जिसको अपन फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, उसके ऊपर प्रयोग करके एक सिद्धांत दिया, एक प्रिंसिपल दिया और लिंकेज को और विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया। इसको हम मॉर्गन कंसेप्ट ऑफ लिंकेज और थ्योरी ऑफ क्रोमोसोम लिंकेज भी कहते हैं। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो मॉर्गन की क्रोमोसोम थ्योरी क्या है, या इसको आप विस्तार से समझाएं, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मॉर्गन ने लिंकेज को किस तरह से परिभाषित किया, जो बैटसन और पुनेट का प्रयोग था उसको वो आगे किस तरह से लेके गए, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। मॉर्गन ने बताया कपलिंग एंड रिपल्सन आर 2 एस्पेक्ट ऑफ ए सिंगल फिनोमेनन कॉल्ड लिंकेज। जो कपलिंग और रिपल्सन के बारे में बैटसन और पुनेट ने जो अपना सिद्धांत या जो हाइपोथेसिस दी थी, उसी को मॉर्गन ने बताया कि ये दोनों जो प्रक्रिया हैं वो अलग अलग नहीं हैं, ये दोनों एक ही प्रक्रिया हैं, और ये दोनों प्रक्रियाओं का जो मूल आधार है वो लिंकेज है। सिंपल तरीके से और अपन इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि लिंकेज जो है एक्चुअली कपलिंग और रिपल्सन, या कपलिंग और रिपल्सन है वो संलग्नता है अकॉर्डिंग टू मॉर्गन। मॉर्गन ने जो क्रोमोसोम थ्योरी दी, उस थ्योरी के अंदर 6 या 7 पॉइंट दिए, और उस पॉइंट के आधार पर उन्होंने संलग्नता को समझाने का प्रयास किया। वो कौन कौन से पॉइंट थे और क्या क्या उस पॉइंट की विशेषताएं थी, हम लोग उसी बारे में अभी आज जिक्र करेंगे। पहला जो पॉइंट मॉर्गन ने दिया, जीन्स आर लोकेटेड क्लोज और शॉर्ट डिस्टेंस अवे ऑन ए क्रोमोसोम। इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम या गुणसूत्र के ऊपर जो जीन होते हैं वो पास पास या कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। पहला जो क्रोमोसोमल थ्योरी का पॉइंट था वो मॉर्गन ने दिया। दूसरा जो पॉइंट उसने दिया, जीन्स आर प्रेजेंट लीनियरली ऑन ए क्रोमोसोम। एक गुणसूत्र पर जो जीन होते हैं वो रेखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये जो पॉइंट मिला ये भी मॉर्गन की जो क्रोमोसोम थ्योरी दी उसके आधार पे। हम लोग डायग्राम से इसको अगर समझने का प्रयास करें, सपोज यहाँ पे अपन एक क्रोमोसोम बना देते हैं ये, और इस पे ये 1 2 3 और 4 A B C और D, ये 4 जीन मैंने बना दिए। तो क्रोमोसोम पर ये जो जीन हैं वो रेखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अंडर इनहेरिटेंस द टेंडेंसी इज फाउंड इन जीन टू लिव टुगेदर। वंशानुगति के अंदर संलग्नता में जीन के अंदर साथ साथ रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और जैसा मैंने उस दिन भी बताया था कि जो सारे जीन होते हैं वो क्रोमोसोम पर, एक ही क्रोमोसोम पर साथ साथ स्थित होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो लिंकेज का सबसे मूल आधार था, और संलग्नता, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, इन सब के बीच में क्या रिलेशन है उसको समझाने का उन्होंने प्रयास किया। लिंकेज है वो 2 जीन के बीच की दूरी का प्रतिलोमानुपाती या अपन अपोजिट प्रोपोर्शनल जिसको अपन कह सकते हैं, वो कैसे कि 2 जीन के बीच में जो दूरी होती है वो लिंकेज को प्रभावित करती है। या अपन ये कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम पर 2 जीन के मध्य अगर दूरी कम है
तो उसमें संलग्नता या लिंकेज ज़्यादा होगा। कैसे? जैसे अपन ने यहाँ पे इस क्रोमोसोम पे जो जीन बता रखे हैं, यहाँ पे अपन देखते हैं एक जीन कैपिटल ए और कैपिटल बी, इनके बीच में दूरी कम है, तो जितनी दूरी कम होगी उतना ही लिंकेज या संलग्नता ज़्यादा देखने को मिलेगी, और जितनी दूरी अधिक होगी संलग्नता का जो प्रतिशत है वो कम हो जाएगा। जैसे सपोज इस पोजीशन में ए और बी के बीच में संलग्नता ज़्यादा होगी, और ए और डी, यहाँ अपन देख सकते हैं ए और डी के बीच में आपको डिस्टेंस ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि संलग्नता यहाँ पे अपने को कम दिखाई देगी। इसको और कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि लिंकेज स्ट्रेंथ, जो संलग्नता की स्ट्रेंथ है वो भी अपोजिटिव प्रोपोर्शनली है क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, इन दोनों के प्रतिलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब जो संतति अपने को जो प्राप्त होगी वो संतति नहीं होगी, तो वो जो संतति प्राप्त होगी वो क्रॉसिंग ओवर का परिणाम होता है, तो वो लिंकेज की स्ट्रेंथ के अपोजिट होगा। मतलब कि क्रॉसिंग ओवर होगा तो लिंकेज कम होगा। जो बेटसन और पुन्नेट के प्रयोग में जो देखा था वही बात यहाँ पे मॉर्गन ने समझाने का प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट उसने दिया, द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज। दो जीन के बीच की जो दूरी है उस दूरी को हम लोग क्रॉसिंग ओवर के प्रतिशत में उसको शो कर सकते हैं, या प्रतिशत द्वारा उसको डिटरमाइन या समझा सकते हैं। और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आगे एक टॉपिक अपन और पढ़ेंगे, लिंकेज मैप और जीन मैप। मेज के ऊपर ये संलग्नता का एक प्रयोग हुआ था, और संलग्नता के प्रतिशत के आधार पर लिंकेज मैप और जीन मैप का निर्धारण हुआ था। ये सारा का सारा प्रयोग मक्का के 9th क्रोमोसोम पर हुआ था। वो जो रिजल्ट था वो इसी पॉइंट पे आधारित था। संलग्नता को समझने के अंदर अपने को एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि संलग्नता ग्रुप, या जिसको अपन बोलते हैं लिंकेज ग्रुप को अपन कैसे परिभाषित कर सकते हैं, या लिंकेज ग्रुप क्या होते हैं, उसको भी मॉर्गन ने समझाने का प्रयास किया। लिंकेज ग्रुप को कैसे परिभाषित किया, ऑल द जीन्स फाउंड ऑन ए सिंगल क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूट लिंकेज ग्रुप। सारे जीन के समूह जो एक क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं उसको हम लोग लिंकेज ग्रुप कहते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट दोनों के अंदर लिंकेज ग्रुप में अंतर पाया जाता है। उस अंतर को हम लोग समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। एक टेबल बना रखी है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी प्लांट या जंतु का यहाँ हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। उसके अंदर डिप्लॉइड नंबर, द्विगुणित जो नंबर है क्रोमोसोम के वो कितने हैं, हैप्लॉइड नंबर, अगुणित नंबर और नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप। हम लोग इस टेबल के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि लिंकेज ग्रुप का किसी यूकैरियोटिक के अंदर या किसी प्रोकैरियोटिक, किसी प्लांट या एनिमल के अंदर लिंकेज ग्रुप का निर्धारण हम कैसे करें, या लिंकेज ग्रुप को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ एक परिभाषा और लिखी मैंने, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लिंकेज ग्रुप जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म, किसी पौधे या किसी जंतु में अगुणित क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होता है। आप यहाँ देखें 3 एग्जाम्पल लिए मैंने यहाँ, मटर, ड्रोसोफिला और मक्का, मेज। आप ह्यूमन का भी ले सकते हैं और किसी का भी ले सकते हैं। मक्का के अंदर जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं 2n = 40, तो अगुणित अपने पास कितने हो जाएंगे, 7, और लिंकेज ग्रुप भी कितने हो जाएंगे, 7। क्यों? क्योंकि लिंकेज ग्रुप की परिभाषा क्या दी कि द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू हैप्लॉइड क्रोमोसोम। लिंकेज ग्रुप की जो संख्या होती है वो अगुणित, तो यहाँ पे अगुणित कितने हैं, 7। या अपन इसको दूसरी तरह से ये भी परिभाषित कर सकते हैं कि होमोलोगस जो क्रोमोसोम का जो सेट है उसको भी आप लिंकेज ग्रुप कह सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि समजात गुणसूत्रों के जो सेट है वो मक्का के अंदर कितने होंगे, 7। ड्रोसोफिला के अंदर 2n = 8 होगा डिप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या, तो हैप्लॉइड इसकी आधी होगी 4, लिंकेज ग्रुप 4, तो या जो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो सेट होंगे वो भी इसमें कितने होंगे, 4। इसी प्रकार मेज के अंदर 20, 10 और 10, या अपन ह्यूमन का एग्जाम्पल दें, मानव का एग्जाम्पल दें, तो 2n = 46, तो लिंकेज ग्रुप कितने होंगे, 23। तो इस प्रकार से हम लिंकेज ग्रुप को समझ सकते हैं, जो कि मॉर्गन ने थ्योरी ऑफ क्रोमोसोम के अंदर समझाने का प्रयास किया। एक और वर्ड उन्होंने आगे समझाया कि जो संलग्नता होती है, मुख्य रूप से जो संलग्नता पाई जाती है, जो लिंकेज पाई जाती है, वो 2 प्रकार की होती है। एक होती अपूर्ण और एक होती पूर्ण, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। इन दोनों संलग्नता के बीच में क्या अंतर है, आप यहाँ देखें।
कंप्लीट लिंकेज, पूर्ण संलग्नता। ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आर अकर्स। पूर्ण संलग्नता के अंदर केवल पैतृक जो लक्षण होते हैं वही प्रकट होते हैं। पैतृक लक्षण का मतलब ये हुआ कि बेटसन और पुन्नेट ने जो प्रयोग किया था उस प्रयोग में सपोज अपन 7, 1, 1 और 7 जो कपलिंग हाइपोथेसिस थी उसमें हम लोगों को ये रेशियो प्राप्त हुआ था। तो उस रेशियो में हमने ये देखा था कि पेरेंटल जो थे वो ये 7 थे और ये 7 थे, लेकिन ये जो दोनों परिणाम थे ये किसके परिणाम थे? रिकॉम्बिनेशन के थे, क्रॉसिंग ओवर के परिणाम थे, यानी नई संतति प्राप्त हुई। तो ये जो लिंकेज थी ये कंप्लीट नहीं थी, ये कैसी थी? इनकम्प्लीट। जबकि कंप्लीट के अंदर अपन कहते हैं कि ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन, सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन यानी पेरेंट के अंदर जो गुण थे वही संतति में आएंगे। लिंक्ड ग्रुप लिव टुगेदर फॉर 2 और मोर जनरेशन। इसमें जो लिंक्ड ग्रुप या लिंक्ड जो समूह होते हैं 2 या 2 से अधिक जनरेशन तक या पीढ़ी तक साथ साथ रहते हैं। और ये जो संलग्नता होती है वो नेचर के अंदर बहुत ही रेयर मिलती है। कई बार इसके एग्ज़ाम भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या आपके भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऐसे किसी एग्जाम्पल को बताएं जिसमें कंप्लीट लिंकेज पाई जाती है। तो आप इसमें मेल ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल बता सकते हो। तो ये बहुत रेयर होती है। दूसरी इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट का मतलब हो गया अपूर्ण। ये एक प्रकार की कॉमन लिंकेज है, सामान्यता है कि बहुत कम संभावना होती है कि ऑफ स्प्रिंग या संतति के अंदर नए जो लक्षण है वो नहीं आए। तो कम से कम या कुछ हद तक उसमें रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर होगा और उसका परिणाम ये होगा कि संतति में हम लोगों को नई पीढ़ी प्राप्त होती है। रिकॉम्बिनेंट ऑब्टेन या रिकॉम्बिनेंट अकर्स, जो नई पीढ़ी है वो हम लोगों को इसमें प्राप्त होती है। रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी कभी भी हमेशा है वो 50% से लेस होगी। तो बेटसन और पुन्नेट ने जो लिंकेज को समझाने का प्रयास किया, लिंकेज के लिए जो आधार दिया, उसी आधार को मॉर्गन ने अपने जो थ्योरी ऑफ क्रोमोसोम लिंकेज थी उसके आधार पे उसको समझाने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का जो लिंकेज मैप है या जिसको अपन जीन मैप कहते हैं, उस जीन मैप को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि जो जीन मैप या जो लिंकेज मैप है वो भी किससे होगा? लिंकेज या संलग्नता के ऊपर आधारित है। और मेज के 9th क्रोमोसोम 9वें गुणसूत्र पर इसका अध्ययन किया गया था। थैंक यू।